राणा पैलेस का एक कोना जहाँ कल रात प्यार और सुहानी सुकून की खुशबू से महक रहा था, वही पैलेस के सबसे आखिरी हिस्से के गेस्ट रूम में नफरत और पागलपन का ज्वालामुखी फट रहा था। राइमा अपने कमरे के अंदर एक जख्मी नागिन की तरह झटपटा रही थी। कल ऑफिस में इवांस ने जो उसे गला दबाया था, उसकी बेइज्जती और खौफ ने उसके दिल को पूरी तरह पागल कर दिया था। वह कमरे में रखी कांच की कीमती फ्लावर वॉस को सामान को उठा उठा कर दीवारों पर पटक रही थी। पूरा गेस्ट रूम तहस नहस हो चुका था। नहीं नहीं नहीं, इसी का तुम मुझसे नहीं जीत सकती, राइमा ने अपने बिखरे हुए बालों को नोचते हुए शीशे के सामने चिल्लाकर कहा। इवांस सिर्फ और सिर्फ मेरा है। लंदन से मैं यहाँ सिर्फ इवांस के लिए ही आई, उसे पाने के लिए। लेकिन तुमने हमारे बीच आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। राइमा की आंखें नफरत से उबलने लगी। उसने दीवार पर इशिका की परछाई जैसी कल्पना को देखा और एक एक शब्द चबाते हुए कहा, इशिका, तुम्हें मरना होगा। जब तक तुम जिंदा इवांस मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। तुम्हारी मौत के बाद ही इवांस मेरा होगा। मैं इस राजस्थान की रानी बनूंगी। इतना कहते ही राइमा किसी खूंखार शैतानों की तरह, पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। उसी की भयानक हंसी कमरे में गूंज रही थी। अगली सुबह पैलेस के अंदर का माहौल हमेशा की तरह सामान्य दिखाने की कोशिश की गई थी। इवांस, कार्तिक, रूही और इशिका नाश्ता करके अपने अपने ऑफिस के लिए गाड़ियों में निकल चुके थे। राइमा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उसके हाथों में उसका फ़ोन था। उसकी घटिया नज़रें पैलेस के मेन गेट से बाहर जाती हुई इशिका की गाड़ी पर टिकी हुई थी। जैसे इशिका गाड़ी पहले उसकी सीमा से बाहर निकली, राइमा के होठों पर जानलेवा मुस्कान आ गई। उसने तुरंत फ़ोन पर एक नंबर डायला। उसने बेहद खूंखार आवाज़ में कहा, वह पैलेस से निकल चुकी है। याद रखना, वह वापस नहीं आनी चाहिए और काम बिल्कुल साफ होना चाहिए। फिर उसने अपने फ़ोन काटकर खिड़की बंद करके कुटिलता से मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ उदयपुर के मेन हाईवे पर इशिका की गाड़ी बेहद सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हमेशा की तरह उसकी सेफ्टी के पीछे उसके वफादार बॉडीगार्ड की गाड़ियाँ भी ठीक उसके पीछे ही चल रही थी। इशिका गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। तभी अचानक उसके दिल की धड़कन बिना किसी वजह से बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगी। उसे अपने वजूद में एक अजीब सी अनजानी बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी रूह उसे कोई खौफनाक संकेत दे रही है। इशिका ने खिड़की के बाहर देखा। उसका दिल कह रहा था जैसे वह अपने राणा सा से दूर होती जा रही है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। और वह यही सब सोच ही रही थी कि अचानक धड़ाक कड़ाक। इससे पहले इशिका या उसके पीछे चल रहे बॉडीगार्ड कुछ भी समझने के कुछ मौका पाते, मोड़ में से एक बहुत ही विशाल और तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक तूफानी गति से आया। उस ट्रक ने बिना ब्रेक लगाए सीधे इशिका की गाड़ी को एक बेहद खौफनाक टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि इशिका की गाड़ी हवा में ही 3 बार गोल गोल घूमी और पूरी तरह पलटकर सड़क के किनारे बिखर गई। ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोकने की बजाय पलक झपकते ही वहां से भाग गया। बॉडीगार्ड की गाड़ियां तुरंत रुकी और वे चिल्लाते हुए गाड़ी की तरफ दौड़े। पलटी हुई गाड़ी के अंदर इशिका पूरी तरह खून से लथपथ हो चुकी थी। कांच के टुकड़े उसके बदन में धंस चुके थे और उसके सर से खून का फव्वारा बह रहा था। दर्द से असहनीय था। उसकी सांसें उखड़ने लगी। अपनी पूरी तरह से बंद होती धुंधली आंखों के सामने उसे सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा था, वो उसका प्यार, उसके राणा सा। वह अपनी आखिरी टूटती सांसों के साथ मन ही मन सिर्फ अपने राणा साहब को ही याद कर रही थी। राणा साहब, उसके होठों से यह आखिरी शब्द बेहद धीमी आवाज़ में निकला और उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई। ठीक उसी समय राणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के आलीशान ऑफिस के कैबिन में इवांस, जो अपने टेबल पर बैठकर एक बहुत ही बड़ी फाइल को साइन कर रहा था, उसके हाथों से अचानक कीमती पेन छूटकर फर्श पर गिर गया। इवांस ने झटके से अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसके दिल में एक ऐसा भयानक दर्द हो रहा था कि जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस ही न किया हो। उसका दम घुटने लगा और उसके पूरे माथे पर पसीने की बूंद आ गई। इवांस की रूह इस वक्त चीख रही थी। उसने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा और उसकी भारी आवाज़ लड़खड़ा गई, यह हमें क्या हो रहा? हमारा दिल इतना क्यों तड़प रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारी सांसें हमसे छीनी ही जा रही हों? इवांस ने पलक झपकते ही अपनी आंखों के सामने अपनी रानी सा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा।
वह मन ही मन बुरी तरह डर गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ उतर आया। वह घबरा कर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वह कैबिन के अंदर एक पिंजरे में बंद शेर की तरह बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा और अपनी गर्दन को मसलने लगा। उसने कांपती हुई अपनी रोबेली आवाज़ में कहा, रानिसा, क्या हमारी रानिसा ठीक होगी? नहीं, हमें हमारी रानिसा के पास जाना होगा। इवांस का दिल साफ साफ कह रहा था कि उसकी जान इस वक्त किसी खतरे में है। राणा पैलेस और इवांस की ज़िंदगी में अब तक का सबसे बड़ा और खूनी तूफान दस्तक दे चुका था। तभी अचानक टेबल पर रखा उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर ईशिका के हेड बॉडीगार्ड का नाम चमक रहा था। इवांस ने कांपते हाथों से तुरंत फ़ोन उठाया और कान के पास लगाया, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से बॉडीगार्ड की लड़खड़ाती हुई आवाज़ आई, हुकुमसा अनहोनी हो गई है। हाईवे पर एक ट्रक ने हुकुमरानिसा की गाड़ी को टक्कर मार दिया। हुकुमरानिसा पूरी तरह घायल हैं। यह सुनना ही था मानो साक्षात की काल के सीने पर किसी ने खंजर घोंप दिया। इवांस के हाथों से उसका फ़ोन छूटकर फर्श पर गिर गया। उसके फौलादी हाथ पैर पहली बार बुरी तरह कांपने लगे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन अगले ही पल वह इतना बेइंतहा खौफनाक गुस्से में बदल गया। रानिसा! इवांस एक जख्मी शेर की तरह दौड़ा। वह पागलों की तरह केबिन से बाहर भागा। ऑफिस के एम्प्लॉय और बॉडीगार्ड ने कभी हुकुमसा को इतना परेशान और डरा हुआ नहीं देखा था। इवांस अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी के साथ गाड़ियों का एक विशाल शाही काफिला तूफानी रफ्तार से शहर के सबसे बड़े सिटी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ा। इवांस गुस्से और डर से स्टीयरिंग व्हील को मार रहा था। जैसे इवांस का काफिला हॉस्पिटल पहुंचा, वहां साक्षात मौत का सन्नाटा छा गया। इवांस ने कड़क कमांडो और वफादार बॉडीगार्ड्स ने पलक झपकते ही पूरे हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया। हुकुमसा के सख्त आदेश पर पूरा वीआईपी विंग खाली करवा दिया गया ताकि कोई भी भारी इंसान वहां पर आ न सके। ईशिका को तुरंत स्ट्रेचर पर गंभीर हालत में इमरजेंसी वार्ड के अंदर लाया गया। इस खौफनाक एक्सीडेंट की खबर तुरंत राजस्थान में फैल गई। दोनों परिवार के दिल दहल उठे। कुछ ही वक्त बाद दोनों परिवार रोता हुआ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इकट्ठा हो गए। आराध्या जी और अमृता जी का तो रो रो कर ही बुरा हाल हो चुका था। दोनों फर्श पर बैठी रो रही थी। ईशिका की दादी माँ भगवान से अपनी लाडों की जिंदगी की भीख मांग रही थी। समीरा भी रोते हुए सबको संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। तीनों भाई अधिराज, अबीर और अधीर अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर टूट चुके थे। अभिराज जी, अमर जी और ईशिका के दादाजी कॉरिडोर में बेबसी से खड़े थे। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। कार्तिक और रूही भी बदहास हालत में पहुंचे। रूही अपनी बेस्ट फ्रेंड ईशिका के लिए फूट फूट कर रो रही थी और कार्तिक की भी आंखें नम थी। रुक्मणी जी, इवांस की दादी माँ और दादाजी, रणधीर जी और इवाना सभी आईसीयू के बाहर खड़े थे। महिलाओं की चीख पुकार से पूरा कॉरिडोर गूंज रहा था। इसी भीड़ भाड़ के बीच राइमा भी राणा परिवार के साथ पूरी तरह ढोंग और मासूमियत का मुखौटा उठे खड़ी थी। वह जानबूझकर रोने का नाटक कर रही थी ताकि इस खूनी साजिश का भूल कर भी उस पर इंजाम न आए। वह बार बार अपने नकले आंसू पोंछ रही थी। तभी आईसीयू का लाल बल्ब बुझा और डॉक्टर माथे का पसीना पोंछते हुए बाहर आए। इवांस ने झटके से डॉक्टर का कॉलर अपने मजबूत हाथों में दबोच लिया। इवांस की आंखें गुस्से से खून की तरह लाल हो रही थी। वह बेचैनी से कांप रहा था। डॉक्टर ने डर के मारे कांपते हुए कहा, हुकुमसा, शांत हो जाइए प्लीज। हुकुमरानिसा की हालत बेहद नाजुक है। एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था। उनके सिर पर गहरी चोट आई, हाथ और पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुके हैं और गाड़ी के कांच के नुकीले टुकड़े उनके बदन में पूरी तरह धंस चुके हैं। बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर है। कंट्रोल से बाहर, इतना सुनते ही इवांस पूरी तरह से सनकी हो गया। उसने झटके से डॉक्टर को पीछे दीवार पर पटका और पूरे हॉस्पिटल को कपा देने वाली एक भयानक दाड़ मारी। बंद करो अपनी बकवास। अगर हमारी रानिसा को कुछ भी हुआ तो ध्यान से सुन लो, इस पूरे हॉस्पिटल को जिंदा इंसानों के साथ ही आग में लगा देंगे। डॉक्टर, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। हमारी रानिसा की सारी सांसें वापस लाओ, वरना इस राजस्थान में शमशान कम पड़ जाएंगे। इवांस का यह पागलपन और तांडव देखकर वहां मौजूद नर्स और कंपाउंडर डर के मारे छुपने लगे। कार्तिक और रणधीर जी ने तुरंत आगे बढ़कर इवांस को पीछे खींचने की कोशिश की। इवांस होश में और डॉक्टर को अपना काम करने दो। कार्तिक ने उसे कसकर पकड़े हुआ था, लेकिन इवांस एक पागल शेर की तरह झटपटा रहा था
और लगातार कांच के पार आईसीयू के बेड पर लेटी अपनी खून से लथपथ रानिसा को देख रहा था। पूरे कॉरिडोर में जब चीख पुकार मची थी, इवांस हंगामा कर रहा था। दोनों परिवारों के बड़ों का रो रो कर बुरा हाल था। तब उस वीआईपी विंग के सबसे आखिरी कोने में खड़ी राइमा के होठों पर कुटिल और शैतानी मुस्कान तैर रही थी। वह दूर खड़ी इवांस के पागलपन को देखकर थोड़ा डर रही थी, लेकिन वह मन ही मन बेहद खुश हो रही थी। उसने अपनी आंखों को में नफरत से इशिका के वार्ड की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, जितना तड़पना है इवांस तड़प लो, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, लेकिन तुम्हारी यह रानिसा कभी वापस नहीं आने वाली है। अच्छा हो अगर यह मर ही जाए तो इसके मरते ही तुम्हारा यह पागलपन, यह सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। इसके ख़त्म होते ही राणा सल्तनत की रानी और तुम्हारी पत्नी सिर्फ मैं बनूंगी। इसी का तुम्हारा खेल अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। जस्ट डाई। राइमा अंदर ही अंदर जश्न मना रही थी और इशिका की मौत का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वही परिवास गुस्से और बेचैनी से पूरी तरह पागल होकर एक पिंजरे में बंद भूखे शेर की तरह चक्कर काट रहा था। उसकी आंखें लगातार आईसीयू के शीशे के पार उसकी रानिसा को देख रही थी। कार्तिक जो इवांस को ही देख रहा था, उसे लग रहा था कि इस भयानक एक्सीडेंट के पीछे गहरी साजिश थी। कार्तिक ने थोड़ी देर पहले ही अपने बॉडीगार्ड्स को इस बारे में पता लगाने के लिए कहा और उस ड्राइवर को पकड़ने को कहा। तभी कार्तिक की जेब में रखा उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। दूसरी तरफ से बॉडीगार्ड की आवाज़ आई, बॉस आपका शक बिल्कुल सही था। हुकुम रानिसा का यह एक्सीडेंट एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची साजिश थी और हमने उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है। वह हमारे कब्जे में है। यह सुनते ही कार्तिक के चेहरे पर एक जानलेवा मुस्कान आ गई। उसने फ़ोन काटा और तुरंत इवांस की तरफ बढ़ा और उसके कान के पास जाकर हल्के से कहा, इवांस हमने वह ट्रक ड्राइवर पकड़ लिया जिसे भाभी का एक्सीडेंट किया था। वह इस वक्त हमारे कब्जे में है। यह सुनते इवांस का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह झटके से खड़ा हुआ और रीढ़ की हड्डी तन गई। उसने एक बेहद डरावनी आवाज़ में कहा, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से हमारी रानिसा की यह हालत हुई। हम उसके जिस्म के एक एक हिस्से को अपने हाथों से अलग करेंगे और उसे वह मौत देंगे जिससे उसकी रूह कांप उठेगी। उसके पास ही में खड़ा अधिराज भी उसकी बातें सुन रहा था। जब उसने सुना उसकी जान से भी प्यारी बहन की इस हालत की जिम्मेदार वह आदमी मिल चुका है, तो उसकी मुठिया भी बिछ गई और आंखें लाल होने लगी। इवांस बिना किसी को बताए तूफान की तरह हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। राजवंश और राणा परिवार को शक ना हो इसलिए कार्तिक ने बात संभालते हुए रणजीत जी से कहा, पापा इवांस को बहुत ज़्यादा गुस्से से बाहर गया है, मैं उसे संभाल कर वापस लेकर आता हूँ, तब तक आप यहाँ का ध्यान रखिए। रणधीर जी ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद अधिराज और कार्तिक तुरंत दौड़ते हुए इवांस के पीछे चले गए। कुछ ही मिनट बाद इवांस की ब्लैक गाड़ी और कार्तिक अधिराज की गाड़ियाँ तूफानी रफ्तार से शहर से दूर इवांस के उस वीरान अड्डे पर पहुंची जहां पर उस आदमी को रखा गया था। एक कमरे के अंदर लोहे की एक बड़ी कुर्सी पर उस ड्राइवर को बांधा गया था। वह डर के मारे ऊपर से नीचे तक पूरी तरह काँप रहा था। जैसे दरवाजे से मौत के साक्षात रूप माफिया किंग इवांस गुस्से से अपने हाथ में गन लिए धीराज कार्तिक भी कड़क अंदाज में अंदर दाखिल हुए। ड्राइवर की रूह काँप गई। वह अच्छे से जानता था इवांस राणा एक बेरहम माफिया किंग है। अगर उसे पता होता कि वह माफिया किंग की पत्नी है तो हमला करने की जो जा रहा था वह ऐसा कभी भी नहीं करता, क्योंकि वह इवांस की क्रूरता को अच्छे तरह से जानता था कि जो भी आज तक उसके गिरफ्त में आया है वह जिंदा नहीं बचा। इवांस ने बिना वक्त गवाए अपने फौलादी उंगलियों से उस आदमी का गला दबोच लिया और हवा में थोड़ा ऊपर उठा दिया। इवांस उसकी आंखों में किसी साक्षात यमराज का साया था। बोल, आखिर किसके कहने पर तुमने हमारी रानिसा का एक्सीडेंट किया? अगर एक सेकंड में सच नहीं उगला तो हम तेरी खाल खींच लेंगे। इवांस का वह खूंखार संकी रूप देखकर ड्राइवर पैंट में ही पेशाब करने लगा। उसने रोते हुए बिलखते हुए तुरंत सच उगलना शुरू कर दिया। हुकुम साहब हमें माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी पत्नी, अगर पता होता तो मैं कभी ऐसा ही नहीं करता। किसी ने उसको जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वह एक लड़की थी, उसने मुझे मोटी रकम दी और कहा था कि वह आज जिंदा नहीं बचनी चाहिए। लड़की सब सुनते इवांस का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने तुरंत कार्तिक से फ़ोन मांगा और स्क्रीन पर एक लड़की की फ़ोटो निकाली और उस ड्राइवर के चेहरे के बिल्कुल पास जाकर चिल्लाया, देख इसे ध्यान से, क्या यह वही लड़की है जिसने तुझे हमारी रानिसा को ख़त्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था?
ड्राइवर ने फोटो देखते ही जोर से चिल्ला कर कहा, हाँ कौन सा, यही वह लड़की है जिसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था। प्लीज़, अब मैंने तो सब कुछ बता दिया, मुझे छोड़ दीजिए। अब मैं दोबारा कभी आपके सामने नहीं आऊँगा, मैं यह शहर छोड़कर चला जाऊँगा। यह सुनते ही वांस और कार्तिक गुस्से से इस कदर कांप उठे कि उनके हाथों की नसें फटने लगी, क्योंकि स्क्रीन पर लड़की कोई और नहीं बल्कि राइमा आहूजा थी, जिसने इशिका को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इवांस के चेहरे पर एक खूंखार रोशन की पागलपन छा गया। उसने एक एक शब्द चबाते हुए गुस्से में कहा, राइमा, हमने कल ही बहुत अच्छे से समझाया था, अगर हमारी रानिसा को खरोच भी आई तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस नीच औरत ने हमारी रानिसा के खून से खेलने की हिम्मत की है। तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी राइमा आहूजा। अब तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। तुम्हारी मौत हमारे हाथों से तय है। इवांस का गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि उसने एक पल बिना देरी किए उस ड्राइवर को लगातार अपने गन से शूट कर दिया और इस ड्राइवर का खेल खत्म हो चुका था। इवांस झटके से पलटा और बेहद खतरनाक लंबे कदमों से वापस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे कार्तिक और अधिराज भी चल पड़े। कुछ ही देर बाद तीनों वापस हॉस्पिटल के वीआईपी कॉरिडोर में दाखिल हुए। इस वक्त इवांस, कार्तिक और अधिराज की नजरें आग उगल रही थी। जैसे ही वह कॉरिडोर में आई, उन्होंने दूर सोफे पर खड़ी राइमा की तरफ अपनी सबसे जानलेवा और नफरत भरी नजरें गड़ा दी। लेकिन राइमा इस बात से पूरी तरह बेखबर और अनजान थी। उसकी यह सच्चाई का पर्दाफाश हो चुका है। उसकी मौत का वारंट खुद इवांस के हाथों में साइन हो चुका है। वह अभी भी परिवार के सामने बहुत ही मासूम होने का नाटक कर रही थी। वह नकली आंसू बहाते हुए रुक्मणी जी से कह रही थी, आंटी, मुझे इशिका के लिए बहुत ही बुरा और लग रहा है, आप चिंता मत कीजिए, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उसका यह नाटक देखकर अधिराज जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई और कार्तिक की भी आंखें तन गई। इवांस का तो गुस्से से पूरा तन बदन कांप रहा था। वह राइमा को टुकड़े टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन जैसे उसकी नज़र आईसीयू वार्ड पर पड़ी, उसका दिल एक बार फिर तड़प उठा। इवांस ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बीचा और बेहद ठंडी आवाज़ में कार्तिक और अधिराज से कहा, अभी नहीं, जब तक हमारी रानिसा ठीक नहीं हो जाती तब तक यह घटिया लड़की बची रहेगी, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बीवी है। इस लड़की को हम बाद में देख लेंगे। इवांस ने राइमा की तरफ से अपना ध्यान हटाया। वह बेहद भारी, भावुक व तेज कदमों से सीधे इशिका के आईसीयू वार्ड के बाहर खड़ा हो गया। अंदर इशिका का इलाज चल रहा था। इवांस दरवाजे के पास खड़ा होकर अपनी रानिसा को याद करने लगा। उसका दिल अपनी रानिसा के लिए तड़प रहा था, जबकि कॉरिडोर में खड़ी राइमा अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही थी। सिटी हॉस्पिटल का आईसीयू वार्ड मौत और जिंदगी के सबसे बड़ी जंग का गवाह बना हुआ था। मशीनों की बीप बीप की आवाज़ से उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। इशिका बेड पर पड़ी थी, उसके जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थी और डॉक्टर लगातार उसकी डूबती सांसों को थामने की कोशिश कर रहे थे। बेहोशी की उस गहरी हालत में इशिका की आत्मा एक अलग ही दुनिया में भटक रही थी। वह अपने सपने में देख रही थी कि वह चारों तरफ गहरा अंधेरा है। वह धीरे धीरे अपनी इच्छा के बिना अपने भाई और पापा, अपने परिवार और सबसे दूर जा रही है, और सबसे पहले वह अपने रानासा इवांस से दूर होती जा रही है। वह उस अंधेरे में पीछे मुड़कर इवांस को पुकारना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इशिका अंदर ही अंदर चीख उठी। वह बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी। वह अपने पति से दूर किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहती थी। उसने अपनी पूरी आत्मिक शक्तियों को समेटा और भगवान से दिल से प्रार्थना की, हे महाकाल, आपने हमें दोबारा जिंदगी दी, हमें हमारे परिवार से मिलाए और इतना अच्छा जीवन साथी दिया, और अब हम इस तरह से अपने परिवार और पति को छोड़कर नहीं जा सकते। इस तरह से हार नहीं मान सकते। अपने परिवार और पति को तड़पता हुआ छोड़कर इस दुनिया से दूर नहीं जाना चाहते। महाकाल, हमारे सुहाग की डोर इतनी कमज़ोर नहीं है। ठीक उसी पल इशिका के बंद दिमाग के पीछे एक तेज, अलौकिक और दिव्य सफ़ेद रोशनी चमकी। इस अलौकिक शक्ति के एक्टिव होते ही आईसीयू के बेड पर पड़ी इशिका ने बहुत ही जोरदार झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसकी सांसें बहुत ही लंबी लंबी और तेज चलने लगी, मानो वह मौत के मुंह से वापस खींच लाई हो। यह चमत्कार देखकर डॉक्टरों की टीम भी हैरान रह गई। उसने तुरंत अपनी दवाइयों और इलाज की रफ्तार बढ़ाई। इशिका की वापस महाकाल के आशीर्वाद से उसकी धड़कनें पूरी तरह नॉर्मल हो गई थी। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब वह बिल्कुल सही सलामत थी।
आईसीयू के बाहर पूरा कॉरिडोर चिंता के काले बादलों से घिरा हुआ था। सभी लोग रोते हुए इधर उधर घूम रहे थे। सबसे पत्थर हालत तो इवांस की थी, जो दीवार से टेक लगाए बेजान खड़ा हुआ था। तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेते हुए बाहर कदम रखा। डॉक्टर को बाहर आते देख इवांस बिजली की फुर्ती से उसकी तरफ बढ़ा और राणा परिवार के सभी सदस्य भी धड़कते दिल के साथ डॉक्टर को घेर कर खड़े हो गए। डॉक्टर के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। उसने सभी से कहा, हुकुम सा, यह आपके और आपके परिवार की दुआओं का असर है कि अब रानी साहब बिल्कुल ठीक हैं। वह खतरे से बाहर है। उनकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग थी। बस उनके फ्रैक्चर और जख्मों को भरने के लिए उन्हें 1 हफ्ते तक अस्पताल में एडमिट रहने होगा। अब डरने की कोई भी बात नहीं है। ईशिका के खतरे से बाहर होने की बात सुनते इवांस के पैरों में जैसे दोबारा जान लौट आई हो। पूरे परिवार के साथ गहरी चाहत की सांस ली। कार्तिक और रूही खुशी के मारे एक दूसरे के गले लगे। रुक्मणी जी, आराध्या जी और दादी जी एक दूसरे के गले रखकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन यह आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे। पूरा कॉरिडोर जय महाकाल के नारे गूंज रहा था और सब भगवान का शुक्र अदा कर रहे थे। इवांस ने अपनी आंखें बंद की और अपनी जिंदगी की सबसे गहरी और सुकून भरी सांस ली और मन आईसीयू के शीशर के अंदर देखते हुए, रानी सा, थैंक यू सो मच अपने राणा सा का साथ न छोड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सांसें वापस लौट आई, जो हमारे जिस्म में भी जान लौट आई है। लेकिन अगले ही पल जैसे इवांस ने अपनी आंखें खोली, उसका वह शांत रूप गायब हो चुका था। उसकी आंखें गुस्से से पूरी तरह खून की तरह लाल हो गई थी। उसने मन ही मन खूंखार लहजे में कहा, हमारी रानी साहब, आप बिल्कुल सुरक्षित है। तो अब बारी है उसकी जिसने आपकी यह हालत करने की ज़रूरत की। अब उसका अंत नज़दीक है। दूसरी तरफ कॉरिडोर के कोने में खड़ी राइमा ने जैसे ईशिका के बिल्कुल ठीक होने की खबर सुनी तो उसका चेहरा गुस्से और जलन से पूरी तरह काला पड़ गया। उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसने अपने नाखूनों को अपने हाथों में चुभाते हुए मन ही मन चेहरा उगलना शुरू कर दिया। डैम इट, यह कैसे हो गया? वह 2 कौड़ी की लड़की ईशिका इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी जिंदा कैसे बच गई? नहीं, उसे मर जाना चाहिए था। वह जिंदा नहीं रहनी चाहिए। अब मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं, आगे भी बहुत ही मौके मिलेंगे। राइमा अंदर ही अंदर खौफ और नफरत की आग में बुरी तरह जल रही थी। तभी कार्तिक और अधिराज आ गए। उन्होंने माहौल को संभालते हुए पूरे परिवार के बुजुर्गों और महिलाओं से कहा, अब सब कुछ ठीक है। इसी का अब खतरे से बाहर। आप लोग सुबह से भूखे प्यासे परेशान हो रहे हैं। आप सभी प्लीज़ घर जाकर चले जाइए और यहाँ ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत नहीं है। राजवंश परिवार भी इस वक्त राणा परिवार के साथ राणा पैलेस ही जाने वाला था, क्योंकि इस वक्त वापस अपनी राजवंश हवेली जाने में बहुत ही वक्त लगने वाला था और सब बहुत ही थके हुए थे। कार्तिक और अधिराज की बात मानकर दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्ग महिलाएं रूही और इवान्या और उनके साथ राइमा भी गुस्से से राणा परिवार के लिए निकल गई। राइमा गाड़ी की खिड़की के बाहर देखते हुए मन ही मन ईशिका के लिए बेइंतहा नफरत और जलन का सैलाब लिए जा रही थी। लेकिन उस पागल लड़की को यह रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वह पैलेस नहीं बल्कि सीधे अपने शमशान की तरफ जा रही है, जहां उसकी ज़िंदगी की आखिरी सांसें बस कुछ ही वक्त थी। सिटी हॉस्पिटल के वाईपी कॉरिडोर में पूरी तरह सन्नाटा था। वहाँ सिर्फ 3 ही लोग मौजूद थे, इवांस, कार्तिक और अधिराज। तीनों के चेहरे पर इस वक्त किसी भी तरह का कोई रहम नहीं था। इवांस ने अपनी कड़क गर्दन को एक झटके में दाएं बाएं मसला। उसकी आंख लाल हॉस्पिटल की खिड़की से अब राणा पैलेस के रास्ते पर टिकी हुई थी, जहां राइमा जा रही थी। हॉस्पिटल के वीआईपी रूम का अब माहौल बहुत ही शांत हो चुका था। इवांस अपनी रानी ईशिका के बेड के पास बैठा हुआ था। उसने ईशिका के नाजुक पट्टियों से बंधे हुए हाथ को अपने दोनों मजबूत हाथों में कसकर हिफाजत से जकड़ा हुआ था, मानो अगर उसने हाथ छोड़ा तो उसकी ज़िंदगी की सांसें ही छूट जाएंगी। इवांस की आंखें एक पल के लिए भी ईशिका के चेहरे से नहीं हटी थी। वह बिना पलक झपकाए बस अपनी रानी सा को ही निहारे जा रहा था। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बगल वाले प्राइवेट वेडिंग लाउंज में कार्तिक और अधिराज बैठे थे और पिछले 24 घंटे की भयानक थकान के बाद थोड़ा आराम कर रहे थे। अगली सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की के पर्दे से छनकर कमरे से के अंदर आई तो बेड पर लेटी ईशिका की पलकें धीरे धीरे भारीपन के साथ हिलने लगी। उसने बहुत ही धीमे धीमे अपनी आंखें खोली और उसके सिर में हल्का दर्द हुआ। लेकिन जैसे ही उसने अपनी नज़रें उठाकर धीरे धीरे कमरे के चारों तरफ देखा, उसकी नज़रें सीधे अपने राणा साहब पर जाकर टिक गई। इवांस इस वक्त कुर्सी पर बैठे बैठे ईशिका का हाथ पकड़े हुए ही अपनी आंखें बंद किए हुए गहरी और थकी हुई नींद में था। अपने पति को सुरक्षित और हमेशा अपने पास देकर ईशिका की आंखों में दुनिया का सबसे बड़ा सुकून लौट आया।
उसने मुस्कुराते हुए बेहद धीमी और अपनी उंगलियों को हिलाया और इवांस की हथेली को छुआ। इशिका के हाथ की हल्की सी हलचल महसूस होते ही इवांस की नींद झटके से खुल गई। वह बढ़ाकर सीधा बैठ गया। उसने जैसे ही देखा कि उसकी जान उसकी रानिसा ने अपनी नीली आंखें खोल दी हैं और वह उसे ही देखकर मुस्कुरा रही है। यह देखकर इवांस के फौलादी चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत और सच्ची मुस्कान बिखर गई। उसकी वह खूंखार आंखें जो कभी किसी के सामने नहीं रोई, आज अपनी पत्नी को सही सलामत देखकर खुशी के आंसू और नमी से भर गई। इवांस ने बिना एक सेकंड गवाए झुक कर इशिका के हाथ पर अपने होठों से लगा लिया और उसके माथे पर बेहद लंबा शिद्दत भरा किस किया। उसकी आवाज़ भावुकता से भारी होगी। रानी साहब, आप बिल्कुल ठीक है ना? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? आपको पता है ना, आपको उस हालत में देखकर आपके रानासा की क्या हालत हो गई थी? आपके रानासा की जान ही अटक गई थी। इशिका ने अपनी पलकें धीरे से झपकाई। उसके होठों पर प्यार की एक लकीर उभरी और उसने बेहद नाजुक आवाज़ में कहा, हम ठीक हैं रानासा, और भला हम आपको छोड़कर इस दुनिया से और कहाँ जा सकते हैं? हमारे सुहाग का पहरा जो हमारे ऊपर है। इवांस ने तुरंत बेड के पास लगे इमरजेंसी बटन को दबाकर डॉक्टर की टीम को अंदर बुलाया। डॉक्टर ने आकर इशिका की पल्स धड़कन को बहुत ही बारीकी से चेक किया। डॉक्टर के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान आ गई। उसने इवांस की तरफ देखकर कहा, हुकुम रानिसा की रिकवरी बहुत तेजी से हुई है। वह पूरी तरह से स्वस्थ है और होश में है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। इतना सुनते ही कमरे के बाहर खड़े कार्तिक और अधिराज तुरंत अंदर आ गए। अपनी बहन को होश में देखकर अधिराज जी की आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़कर इशिका के सिर पर हाथ रखा। लाडो, आप ठीक है ना? आपको ठीक देखकर हमें बेहद खुशी हो रही है। आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। इशिका ने मुस्कुराकर पलकें झपका दी। कार्तिक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, भाभी साहब, आपने तो सबकी जान निकाल दी। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। तो तीनों के चेहरे पर इस वक्त खुशी से खिल उठे थे। कार्तिक ने बिना देर किए अपने फ़ोन से राणा पैलेस में मौजूद पूरे परिवार को यह खुशखबरी दे दी। फ़ोन पर जैसे ही रुक्मणी जी, आराध्या जी और दादी और रूही ने यह सब सुना, इशिका अब खतरे से बाहर है, पूरी तरह ठीक हो चुकी है और होश में आ चुकी है। परिवार वालों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कुछ ही घंटों में दोनों परिवार के सभी सदस्य हॉस्पिटल पहुंच गए। सभी ने एक एक करके इशिका से मुलाकात की, उसे गले लगाया और उसकी सलामती के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। भीड़ के बीच कोने में खड़ी राइमा अंदर ही अंदर गुस्से और नफरत और जलन के मारे उबल रही थी। वह गुस्से और नफरत भरी नज़रों से इशिका को देख रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, यह लड़की कोई इंसान है चुड़ैल। अपने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी यह जिंदा बच गई। मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल गया। राइमा घबराहट और गुस्से से अपने नाखून चबा रही थी, लेकिन वह अभी भी मासूम बनने का नाटक कर रही थी। लेकिन उस पर किसी की खूंखार नजरें गड़ी हुई थी। वह और कोई नहीं, इवांस था, जो उसे नफरत भरी नज़रों से देख रहा था। वक्त का पहिया तेजी से घूमा। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। इस एक हफ्ते में इवांस ने एक पल के लिए भी इशिका का साथ नहीं छोड़ा। वह हॉस्पिटल के कमरे से ही अपने सारे काम देख रहा था और खुद अपने हाथों से इशिका को दवाई और खाना खिलाता था। अब इशिका के सारे फ्रैक्चर और जख्म काफ़ी हद तक ठीक हो चुके थे और डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया था। आज वह दिन था जब राणा पैलेस की बड़ी बहू और इवांस की रानिसा वापस पैलेस जाने वाली थी। शाम के वक्त जब इवांस की गाड़ी और उसका शाही काफिला राणा पैलेस के मुख्य सिंह द्वार के अंदर दाखिल हुआ, तो पूरे परिवार ने महल को पूरे दुल्हन की तरह सजाया था। जैसे ही गाड़ी रुकी, इवांस ने खुद उतरकर बेहद प्यार और हिफाजत से इशिका का हाथ थामा और उसे गाड़ी से नीचे उतारा। इशिका ने आज एक बेहद खूबसूरत हल्की सी साड़ी पहन रखी थी। महल के मुख्य द्वार पर पूरा राजवंश परिवार और राणा परिवार खड़ा था। रुक्मणी जी ने सोने की ताल सजाकर इशिका का ही इंतजार कर रही थी। जैसे इशिका इवांस के साथ पैलेस के अंदर कदम रखा, उस पर फूलों की बारिश होने लगी। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये सारे आंसू खुशी के थे। इवांस, कार्तिक और अधिराज की नज़रें पैलेस के कोने में खड़ी राइमा पर टिक गई, जिसका अंत अब बेहद नज़दीक आ चुका था। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें।